नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा पेयजल सिंचाई की समस्या का होगा समाधान। कल से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के करेंगे दर्शन। देहरादून में कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तैयारियां शुरू। फिर भड़क उठे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। राज्य आंदोलनकारियों के साथ हुई गर्मागर्म बहस। प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर नाराज है आंदोलनकारी। उत्तराखंड को जल्द मिलेगा नया डीजीपी। पीएचक्यू ने शासन को भेजा पैनल। मंथन के बाद सरकार नए पुलिस महानिदेशक के नाम पर लगाएगी मुहर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के जमरानी बांध परियोजना को केंद्र से हरी झंडी मिल चुकी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। आपको बता दें कि नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध का निर्माण प्रस्तावित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 26 और 27 अक्टूबर को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। साथ ही देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में कंट्री लेड इनिशिएटिव के समापन समारोह में संबोधन भी करेंगे। उनके दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जैसा कि कार्यक्रम आया है कि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी सपत्नीक कल देहरादून पहुंच रहे हैं और यहाँ से दोपहर में वो हरसिल पहुंच करके वहाँ से फिर गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे और उसके बाद अगले दिन 27 अक्टूबर को श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात वो 27 तारीख की शाम को देहरादून लौटेंगे। यहाँ 1-2 कार्यक्रमों में शामिल होने के पश्चात रात्रि को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। बीजेपी ने जहां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर ली है, तो वहीं बात अगर पौड़ी लोकसभा सीट की जाए तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा मजबूत और बड़े चेहरे पौड़ी लोकसभा सीट पर ही दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। बीजेपी में दावेदारों की लंबी कतार। पौड़ी सीट पर सबसे ज्यादा दावेदार। आखिर में टिकट का कौन होगा हकदार? लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, तो वहीं 5 लोकसभा सीटों पर बड़ी तादाद में दावेदार सामने आ रहे हैं। लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट की बात करें तो सबसे दिग्गज और बड़े चेहरे इसी सीट पर सामने आ रहे हैं, जो पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिर में किसे पौड़ी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए। पौड़ी लोकसभा सीट पर जहां 2 पूर्व मुख्यमंत्री दावेदार बताए जा रहे हैं, जबकि एक राज्यसभा सांसद का भी नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में चर्चा का विषय बना है। वहीं धामी कैबिनेट के 2 मंत्रियों के नाम भी दावेदार की कतार में हैं। चर्चा है कि पौड़ी लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट कट सकता है, लेकिन पार्टी अगर पौड़ी लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेगी तो धीरथ सिंह रावत के नाम पर सबसे पहले ही चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड में पार्टी के मजबूत स्तंभों में से एक माने जाते हैं। क्योंकि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी संभाल चुके हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनका दावा पौड़ी लोकसभा सीट पर मजबूत भी दिखता है। लेकिन जो चर्चा टिकट कटने की है, उसके बाद कई ऐसे नाम पौड़ी लोकसभा सीट पर सामने आते हैं जो कड़ी टक्कर एक दूसरे को देते नजर आ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। तीरथ सिंह रावत को बीजेपी पौड़ी से मैदान में उतार सकती है। ऐसे में खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत दावेदारी कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के नाम की भी चर्चा है। राज्यसभा सांसद के रूप में 2024 में कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है। इस बार पार्टी राज्यसभा की जगह उन्हें लोकसभा से उतार सकती है। हालांकि अनिल बलूनी और पार्टी हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमान से अनिल बलूनी की नजदीकियां हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने कई सौगातें उत्तराखंड को दी हैं। इस कारण उनकी दावेदारी पौड़ी सीट से मजबूत हो जाती है।
सतपाल महाराज पौड़ी सीट से पूर्व सांसद रहे हैं। उन्हें भी दावेदार के रूप में पौड़ी लोकसभा सीट पर आंका जा रहा है। हाईकमान के समीकरणों पर यदि केंद्र में फिट बैठते हैं तो उन्हें पौड़ी सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। धन सिंह रावत भी पौड़ी सीट से उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं। अपनी दावेदारी को धन सिंह रावत सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि धन सिंह रावत भी उम्मीदवार की लिस्ट में शामिल है। पौड़ी सीट पर लंबे समय से दावेदारी कर रहे हैं शौर्य डोभाल 2014 और 2019 में भी पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर दावेदार बताए जा रहे थे। दोनों बार उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन इस बार फिर वो दावेदार के रूप में नजर आ रहे हैं। पौड़ी सीट से महेंद्र भट्ट के नाम की भी चर्चा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को उम्मीदवार बनाया था। इसीलिए माना जा रहा है कि महेंद्र भट्ट के नाम पर भी पार्टी हाईकमान विचार कर सकता है। पौड़ी लोकसभा सीट को सैनिक बाहुल्य भी माना जाता है और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी की लगातार पौड़ी लोकसभा सीट पर प्रतिनिधित्व रहा है। उसकी बड़ी वजह सैनिक बाहुल्य वोट को बीसी खंडूड़ी के पाले में आना माना जाता है। इसीलिए कर्नल अजय कोटियाल, जो कि बीजेपी में प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनकी भी दावेदारी पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर बताई जा रही है। वहीं महिला दावेदारों में 2 नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का है, जो कि कोटद्वार से विधायक भी हैं। और पौड़ी लोकसभा सीट पर जिस तरीके से उनके पिता बीसी खंडूड़ी का परचम रहा है, हो सकता है कि पार्टी उनके नाम पर भी विचार कर सकती है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भी पौड़ी लोकसभा सीट पर प्रबल दावेदार मानी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2024 का चुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। वहीं बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भी पार्टी ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन 5 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार कौन कौन होंगे ये अभी तय नहीं है और इसको लेकर पार्टी कई सर्वे भी करा रही है। वहीं बात अगर पौड़ी लोकसभा सीट की करें तो पौड़ी लोकसभा सीट उत्तराखंड की एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर दावेदारों का हुजूम जो है वो पार्टी के भीतर नजर आ रहा है। ऐसे में पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि आखिरकार बड़े दिग्गज नामों के सामने किन किन नामों पर पार्टी मंथन करती है और जब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की नाम का ऐलान होता है तो पौड़ी लोकसभा सीट से पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है यह देखना होगा। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण के मसले पर बनी प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने से नाराज आंदोलनकारी और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच गर्मागर्म बहस हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर भड़क उठे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। पद की गरिमा का मंत्री जी को नहीं ख्याल। फिर मीडिया में डालने ऐसा किया वैसा किया। आंदोलनकारियों पर हुए आग बबूला। नहीं, मेरे को बोल रहे नहीं बोल रहे। अच्छा मंत्री जी, आप इधर की बात कर रहे हो। अनुशासन का पाठ फिर भूला। क्यों क्या मतलब? आपको कुछ बताएं उससे पहले जरा ये सुनिए। एग्रेसिव होगा ना मेरे साथ, मैं मेरे दाम में क्यों क्या मतलब? तुम मुझे फांसी चढ़ाओगे क्या? मेरे दाम में निशान नहीं, मेरे को बोल रहे नहीं बोल रहे। अच्छा मंत्री जी, आप इधर की बात कर रहे हो। सुना आपने, ये है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिनका कुछ समय पहले ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें बीच सड़क ये एक युवक को थप्पड़ जड़ते दिख रहे थे। मामला भी पुराना भी नहीं हुआ था कि मंत्री जी का गुस्से में आग बबूला होने का एक और मामला सामने आ गया। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए जनता प्राथमिकता होती है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो मंत्री जी भड़कते नजर आ रहे हैं। कैसे बोल रहे कौन से आंदोलन था वैसे? गैर सैनिक के बारे में प्रेम अग्रवाल था। मैंने आपको एग्रेसिव होगा ना मेरे साथ, मैं मेरे दाम में क्यों क्या मतलब? फिर मीडिया में डालने ऐसा किया वैसा किया। मंत्री के सामने बैठे लोग सिर्फ अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन मंत्री तो मंत्री हैं, वो कहाँ किसी की सुनने वाले। इन दिनों प्रेमचंद अग्रवाल पर मंत्री पद का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो ना तो इन्हें अपने पद की गरिमा का ख्याल रहता है और ना ही अनुशासन का। कभी बीच सड़क गाली गलौज मारपीट करते नजर आ जाते हैं, तो कभी बंद कमरे में भोले भाले लोगों पर आग बबूला हो जाते हैं।
चलो मैं फोन मिला के और फिर भी मैं मिल रहा हूँ तुम्हारे, इसलिए कि तुम सिर्फ हल्ला करना आदत खराब है, सिर्फ ये आदत ज्यादा जबरदस्ती मुझे बुलवाना चाह रहा है। नहीं, मेरे को तुम बुलवा रहे भैया। कल जब हमने पढ़ा तो आपातकाल बैठक बुला के सब में आक्रोश व्यक्त था। आक्रोश व्याप्त होने के बाद हमने जो है यहाँ पे अपना आक्रोश व्यक्त करा और प्रवर समिति के अध्यक्ष यहाँ नहीं थे। और अब जब वो आए हैं, क्योंकि उसके बीच में थोड़ा गर्मा गर्मी हुई, क्योंकि हमारी पीड़ा ये थी कि लोगों की उम्र दराज होते जा रहे हैं और ये जब सारी पोस्टें निकल जाएंगी फिर उसका हमारे लिए कोई मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी इसमें और भी चीज़ें पेंच फंसी हुई है। महामहिम के यहाँ जाना है, महामहिम के यहाँ साइन होना है, एक दिन का विधानसभा सत्र लगना है, तब जाके गहमा गहमी के बाद भले ही मामला शांत हुआ हो, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों से बात की हो, लेकिन इससे पहले जिस तरह का व्यवहार प्रेमचंद अग्रवाल का सामने आया, इससे तो यही लगता है कि इन्हें अपने पद का इतना अहंकार हो गया है कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस जनता में सत्ता में लाने की ताकत होती है, वही जनता सत्ता से बाहर करने की भी ताकत रखती है। बहरहाल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस मामले पर बीजेपी का क्या रिएक्शन होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड को जल्द ही नया डीजीपी मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीएचक्यू की तरफ से 3 नामों का पैनल शासन को भेज दिया गया है, जिस पर आगे आने वाले दिनों में यूपीएससी की तरफ से मुहर लगा दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड को जल्द मिलेगा नया डीजीपी, शासन को भेजा गया 3 नाम का पैनल। आखिर किसके नाम पर लगेगी मुहर? कौन बनेगा उत्तराखंड का नया डीजीपी? उत्तराखंड को नया डीजीपी मिलने जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस महानिदेशालय की तरफ से नए डीजीपी के लिए 3 नाम का पैनल शासन को भेज दिया गया है। शासन इन 3 नाम को यूपीएससी को भेजेगा, जिसके बाद नवंबर में होने वाली बैठक के दौरान एक नाम पर मुहर लगाई जाएगी। बता दें कि नवंबर में ये बैठक यूपीएससी के अध्यक्ष के नेतृत्व में होगी, जिसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव समेत मौजूदा पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी मौजूद रहेंगे। पीएचक्यू की तरफ से नए डीजीपी के लिए दीपम सेठ, पीवीके प्रसाद और अभिनव कुमार का नाम भेजा गया है, लेकिन इनमें से एक नाम पर मुहर लगाई जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि इन तीनों अधिकारियों का वर्क प्रोफाइल आखिर क्या कहता है। दीपम सेठ 1995 बैच के अधिकारी हैं। फिलहाल दीपम सेठ प्रतिनियुक्ति पर है। उत्तराखंड में उन्होंने कई जिलों के कप्तान के तौर पर काम किया, साथ ही गढ़वाल रेंज के प्रभारी रहे। पुलिस मुख्यालय स्तर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। शासन में अपर सचिव गृह के तौर पर भी काम कर चुके हैं। एडीजी पीवीके प्रसाद फिलहाल उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे हैं। 1995 बैच के ये अधिकारी हैं। वर्तमान में एडीजी पीएसी हैं। कई जिलों में कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। लंबे समय तक आईजी जेल के तौर पर काम किया। एडीजी अभिनव कुमार इस सरकार में काफी पावरफुल रहे हैं। 1995 बैच के ये अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के साथ ही इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। देहरादून और हरिद्वार जैसे बड़े जिलों के कप्तान रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का नवंबर में रिटायरमेंट हो रहा है। उससे पहले नए डीजीपी की चयन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। दरअसल नियम के मुताबिक डीजीपी बनने के लिए वो अधिकारी पात्र होते थे जो 30 साल की सेवा पूरी कर चुके हों, लेकिन इस शर्त को कोई भी आईपीएस अधिकारी पूरा नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति देश के कई राज्यों में बनी हुई थी। ऐसे में यूपीएससी ने इन नियमों में बदलाव करते हुए 30 से घटाकर 25 साल किया था। ऐसे में अब पीएचक्यू ने 3 अधिकारियों के नाम शासन को भेजे हैं। देखना होगा इनमें से किस नाम पर मुहर लगती है और कौन उत्तराखंड का अगला डीजीपी बनता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में एक पत्रकार के साथ मित्र पुलिस के दुर्व्यवहार का मामला सामने है। दशहरा की रिपोर्टिंग करने पहुंचे दैनिक अखबार के एक संवाददाता को एक दरोगा की धक्का मुक्की देते हुए एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पत्रकारों में खासी नाराजगी देखी गई। सवाल ये भी है कि अगर मित्र पुलिस का ये रवैया पत्रकारों के साथ है तो आम जनता के साथ वो क्या कुछ करती होगी। ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्टर है ये, वो साथी है वो यार करंट का, पता नहीं यार। विजयदशमी के दिन देहरादून में एक पत्रकार के साथ बदसलूकी करना एक सब इंस्पेक्टर को भारी पड़ गया।
दरअसल विजयदशमी के दिन रावण दहन के दौरान परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय अखबार के एक पत्रकार के साथ दरोगा द्वारा बदसलूकी करने का मामला सामने आया, जिसका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी एक व्यक्ति जो कि पत्रकार थे, उनके साथ धक्का मुक्की कर उन्हें मैदान से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने परिचय भी दिया कि वो एक पत्रकार है, लेकिन दरोगा साहिब वर्दी की हनक में वो करते रहे जिसकी इजाजत उन्हें कानून भी नहीं देता है। इस पूरे प्रकरण के बाद पत्रकारों ने मिलकर डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की और दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। मगर पुलिस का पत्रकारों के साथ इस तरह का रवैया अशोभनीय है, जो न सिर्फ वर्दी पर सवाल खड़ा करता है बल्कि मित्र पुलिस के आचरण पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ पुलिस का ये रवैया है तो जरा सोचिए आम जनता के साथ इनका क्या व्यवहार होता होगा। जरूरत है ऐसे पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देने की और ये सिखाने की कि जनता के साथ कैसे पेश आना है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी में इस बार दीपावली के मौके पर बाजार में पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे, जिसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। बाजार के भीतर इस बार आपको पटाखे नहीं देखने को मिलेंगे। साथ ही आतिशबाजी के लिए प्रशासन और अग्निशमन विभाग मिलकर एक स्थान तय करेंगे और दीपावली से 3 दिन पहले आतिशबाजी बेचने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी और उसके आसपास के सभी बाजारों में पटाखा बेचने वाले होलसेलर दुकानदारों के लाइसेंस को निरस्त कर जगह खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अब अग्निशमन विभाग सहित अन्य विभागों की एनओसी के बाद ही पटाखे बेचने की परमिशन दी जाएगी। से जितनी भी पटाखे की दुकानें हैं वो वर्तमान में हटाई जा चुकी हैं। बाजार क्षेत्र में कोई भी पटाखे की दुकान नहीं है। जो अस्थायी लाइसेंस 3 दिन के लिए प्रदान किए जाते हैं, उनमें जो भी फायर वालों की रिपोर्ट आने के बाद ही जो भी उसके लिए उपयुक्त स्थान होगा उसी पर वो लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम और अमरोहा एसओजी ने मिलकर 2 साल पहले फरार जो आरोपी चल रहे थे 50,000 का जिस पर इनाम भी था, उसको अमरोहा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ बीएसएफ के कमांडेंट की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने, उसके फर्जी प्रमाण पत्र बनाने और रंगदारी मांगने का मुकदमा साल 2019 में दर्ज किया गया था। तब से ही आरोपी फरार चल रहा था। इसमें रायपुर देहरादून में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि जो वादिनी थी उनकी बेटी के साथ में जो इसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त था शोएब, वो लगातार तब से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी पर आईजी गढ़वाल साहब की तरफ से 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम थी, पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रही थी और इसको डेवलप किया था। तो इसकी जानकारी में आया था कि अमरोहा में कहीं छुपकर रह रहा है, तो उसी पर कार्य करते हुए हमने अमरोहा पुलिस की मदद से वहाँ से रेड करके इसको गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके चलते अभियान चलाया गया है और जेसीबी भी चलाई है। अतिक्रमण के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने पुलिस और नगर निगम के साथ ये संयुक्त अभियान चलाते हुए तिकोनिया चौराहे से वर्कशॉप लाइन तक अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही अतिक्रमण करते हुए सड़क पर लगाए गए फड़ और ठेले को जब्त भी किया गया है। सड़क पर अतिक्रमण किए गए दर्जनों दुकानदारों का चालान किया गया और इस दौरान जो अतिक्रमणकारी थी उनके साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि ये जो अभियान है आगे भी जारी रहेगा। आज इस तरीके का अभियान चलाया गया है, इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। जितना भी रोड पर अतिक्रमणकारियों ने सामान रखा है सभी को जब्त किया गया है और इस रोड को पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया गया है। बिल्कुल चालान भी किए जा रहे हैं और सख्त हिदायत दी गई है कि अगर दोबारा उन्होंने सामान, आज ही सारा सामान जब्त किया गया है क्योंकि कई बार हिदायत देने के बाद भी ये बात नहीं आ रहा है, तो आज इनका सारा सामान जब्त कर लिया। हल्द्वानी में स्टेट बैंक के पास नहर कवरिंग मामले में सिंचाई विभाग की किरकिरी होने के बाद अब एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग ने निरीक्षण किया है। विभागों ने संयुक्त रूप से ये स्थलीय निरीक्षण कर अतिक्रमण की जद में आ रहे सभी भवन और दुकानों पर निशान भी लगाए हैं। वहीं प्रशासन की इस कार्यवाही का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया है। आपको बता दें कि नहर कवरिंग कार्य के दौरान बड़े पैमाने पर निर्माणदायी संस्था द्वारा अनियमितता की शिकायत मिली, जिस पर विभाग पहले से ही जांच कर रहा है। इसमें लगभग 93% कार्य को हमने पूर्ण कर लिया है।
मानसून की वजह से काम थोड़ा बचा है, उसको हम जल्द ही 20-25 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। और इसमें जो संशय की बात आपकी लेवल को लेके आ रही है, तो इसमें बताना उचित होगा कि जमरानी बांध का मैंडेट है, उसका पानी इस फीडर से जाना है। तो जो कैपेसिटी इससे पास होगी उसके अनुसार इसके लेवल फिक्स हैं और उसकी एनओसी जो जमरानी प्रशासन है उनके द्वारा दी गई है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और जो लेवल है वही मेंटेन किया गया है। रुड़की में वाल्मीकि जयंती के नाम पर जागरण कराने को लेकर चंदा मांगने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को चंदे की रसीद बुक और नगद भी बरामद किया गया है। दोनों आरोपी मुजफ्फरनगर के निवासी है, जो पिछले लंबे समय से चंदे की रसीदें काट रहे थे। जानसठ मुजफ्फरनगर निवासी 2 व्यक्तियों के द्वारा चंदे की रसीद के नाम पर लोगों से पैसे उगाने की कोशिश करने के क्रम में, और कुछ लोगों से ये रसीदें काट भी चुके थे। जब लोगों को जानकारी हुई, पुलिस को जानकारी हुई, इन्होंने पुलिस कर्मी को भी रसीद काटी और जब पता किया गया तो पता चला कि ये पूरे फर्जी लोग हैं और किसी तरह की कोई जागरण यहाँ नहीं हो रहा है। ये मुजफ्फरनगर से आए हैं और यहाँ पर जागरण के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए की जा रही है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड के जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी, सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा पेयजल व सिंचाई की समस्या का होगा समाधान। कल से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के करेंगे दर्शन, देहरादून में कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, तैयारियां शुरू। फिर भड़क उठे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राज्य आंदोलनकारियों के साथ हुई गर्मागर्म बहस, प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर नाराज है आंदोलनकारी। उत्तराखंड को जल्द मिलेगा नया डीजीपी, पीएचक्यू ने शासन को भेजा पैनल, मंथन के बाद सरकार नए पुलिस महानिदेशक के नाम पर लगाएगी मुहर।